हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवेडम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टॉपिक छोटा है, बट इससे क्या होता है कि कंफ्यूजिंग ज़्यादा है। इसमें दो चार ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में वही पूछेंगे, तो मैं वो आपको बता दूंगा। अभी इसके थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाइए, थोड़े अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें जो है इस चैप्टर से, बेसिकली इस टॉपिक से क्या याद रखने हैं बेसिकली वो बता दूंगा। तो आपका इस टॉपिक से, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कोई भी एमसीक्यू आएगा आप लोग अच्छे से कर लेंगे। सो लेट्स डिस्कस विथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अथॉरिटी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कोर फंक्शन है और ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और का एक फाउंडेशन है। सो इससे पता चलता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही जरूरी है। बेसिकली देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में ये क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फाउंडेशन फॉर्म करते हैं। सो वन बाय वन करके देखते हैं। मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। देखिए, अथॉरिटी क्या होता है, जैसे कोई भी हमारा मैनेजर है, वो हमें कुछ बोल रहा है तो हम उसको कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक प्रकार से उसको अथॉरिटी दी गई है कि वो अगर हमको ऑर्डर दे सकता है, वो हमसे काम करवा सकता है, मतलब जो उसके सबॉर्डिनेट होंगे। देखिए, ये मैनेजर है, ये सबॉर्डिनेट्स हैं सारे। बेसिकली मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है कि मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सकता है, उनको ऑर्डर दे सकता है। और हम जो बेसिकली सबॉर्डिनेट हुए वो फॉलो क्यों करते हैं? बेसिकली इनको पता है कि ये अथॉरिटी है और इसको मुझे फॉलो करना है। तो ये दिया, मैनेजर दिया, जो ऑर्डर दिया, या इसकी अथॉरिटी ऑर्डर देना, अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना। वेयर एज सबॉर्डिनेट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकॉम्प्लिश द टास्क वट एवर गिवन बाई द सुपेरियर। सो देखिए, इसीलिए बोला गया कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पैरेलल में चलते हैं और एक दूसरे के बिना दोनों का मीनिंगलेस हो जाते हैं। अगर अथॉरिटी दे दी गई है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, वो डेंजरस होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसका क्या होगा, मिसयूज करेगा। वेयर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर अथॉरिटी नहीं दी गई है तो तो मीनिंगलेस होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाएगा मैनेजर को, तुमको एक काम करवाना है, बट उस मैनेजर को अथॉरिटी नहीं दी गई होगी कि तुम्हारा कोई भी सुन सकता है, तुम किसको ऑर्डर दे सकते हो, ये सब जो एसओपीज होते हैं वो नहीं दिया गया होगा। तो क्या होगा, फिर वो काम नहीं करवा पाएगा, किसी को ऑर्डर नहीं दे पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस, वेयर एज अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस। देखिए, सो देखिए, मीनिंग ऑफ अथॉरिटी व्हाट से, अथॉरिटी रिफर टू द लेजिटमेट पावर टू मेक डिसीजन। देखिए, लेजिटमेट पावर, एक लेजिटमेट पावर मतलब एक रूल रेगुलेशन है जिसको ऑथराइज करता है। एक हमारा ये रूल रेगुलेशन से बेसिकली ये लेजिटमेट है। सो ध्यान रखना, ये क्या है, लेजिटमेट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा अथॉरिटी का। सो अथॉरिटी रिफर टू द लेजिटमेट पावर टू मेक डिसीजन, इशू ऑर्डर एंड इंश्योर कंप्लियंसेस। देखिए, ये सब क्या है, जरूरी है। अथॉरिटी अगर है तो ये सब चीज़ें क्या होगा, डिसीजन अच्छे से होगा, कोई भी इशू ऑर्डर कर सकता है एंड इंश्योर कंप्लियंसेस। दैट्स वाई अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। मुने एंड रिले Mooney and Riley described authority as the supreme coordinating power that provides legitimacy to the organizational structure. देखिए, मुने एंड रिले ने क्या बताया कि एक सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर है, जो हमारा अथॉरिटी क्या है, सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर है दैट प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। देखिए, सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर है तभी तो हमारा मैनेजर
अथॉरिटी देता है, सबऑर्डिनेट मीन्स मैनेजर ऑर्डर देता है क्योंकि उसको अथॉरिटी दी गई है, सबऑर्डिनेट उस ऑर्डर को फॉलो करता है क्योंकि ये सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही जरूरी है। एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, मतलब एक लीगल चीज है, एक बोलते हैं ना लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है। एंड नाउ सी द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटी इज लेजिटिमेसी। देखिए लेजिटिमेसी में बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसका अथॉरिटी के एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारा लेजिटिमेसी। देखिए लेजिटिमेसी की मतलब होता है वैधता, वैधता, लीगलिटी। सो डोंट कंफ्यूज। नाउ सी द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन ड्यूटीज एंड बी अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट। देखिए अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया तो ऑब्लिगेट होगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए, तो एक प्रकार से ड्यूटीज हो गया। इसीलिए बोला गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन ड्यूटी। ऑब्लिगेशन हो जाएगा मतलब उसको कंपल्सरी हो जाएगा, उसको परफॉर्म करना है और वो अकाउंटेबल होगा उसके रिजल्ट को, आउटपुट को लेके। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोला जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी किसी को तो उस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कोट्स दे देता है बेसिकली। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली क्या है, उसका कंसिक्वेंस है, रिजल्ट है अथॉरिटी का। अगर अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलवा देगा। एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड। मैंने बताया था हियरकी वाले चैप्टर में। देखिए हमारा जैसे ये हो गया, मैनेजर हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा, सबऑर्डिनेट ऐसे ऐसे होता जाएगा, तो जो हमारा अथॉरिटी होगा वो डाउनवर्ड फ्लो करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या होगा, अपवर्ड फ्लो करेगा। एंड अकाउंटेबिलिटी जो आंसरेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंटेबल मतलब कि आप जो काम कर रहे हो उसका अकाउंटेबल, उसको जवाब दे सको किस अपने सुपेरियर को, हाँ हमने ये काम किया है। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अगर अगर आप जैसे एम्प्लॉय हो, आपके ऊपर कोई बॉस हो, आपको बोला जाएगा कि यू आर अकाउंटेबल टू योर बॉस, मीन्स दैट यू हैव टू गिव फीडबैक वॉट एवर यू हैव डन टू योर बॉस, because boss have authority to ask you for your task whatever he gives you. So that it is called accountability in organization. So here we have seen that authority flow downward and responsibility flow upward. Now see the relationship between authority and responsibility. Now by classical, देखिए क्लासिकल व्यू में फ्योल जी ने रिलेशनशिप बताया कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच क्या रिलेशनशिप है। सो लेट्स सी बाय क्लासिकल व्यू फ्योल के द्वारा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी। देखिए क्लासिकल व्यू में फ्योल जी ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के बीच रिलेशनशिप बताया कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी को एक्सटेंसिव। तो को एक्सटेंसिव मतलब बेसिकली होता है कि टू आर मोर थिंग्स दैट शेयर द एग्जैक्ट सेम स्कोप, बाउंड्रीज, ड्यूरेशन और एक्सटेंट इन स्पेस और लिमिट। जैसे बोलते हैं ना कि लीगल और ऑफिशियल है, लीगल ऑब्लिक ऑफिशियल। ऑफिशियल बोले तो इन गवर्नमेंट जुडिशियल पावर इज को एक्सटेंसिव विथ लीगल पावर। तो देखिए जो होता है ना कि लीगल पावर और जुडिशियल पावर्स के को एक्सटेंसिव होता है, तो मतलब दोनों एक प्रकार से ये समझ सकते हो कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ रहेंगे। देखिए अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिए हैं फ्योल जी ने, क्लासिकल व्यू है। देखिए अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी हमें ज़्यादा दी जा रही है, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अगर हमें अथॉरिटी दी जा रही है, अथॉरिटी बेसिकली मीन्स होता है पावर। अगर हमें ज़्यादा पावर दी जा रही है, अगर हमें काम कम दिया जा रहा है, तो क्या होगा, मिसयूज ऑफ पावर होगा, तो उस अथॉरिटी का पावर का मिसयूज होगा। देखिए अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको बस अथॉरिटी दे दिया जाए और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिया जाए, मतलब कुछ चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ना हो, रूल लॉ ऑर्डर से रिस्पॉन्सिबल ना हो, बट उसको पावर दे दिया जाएगा तुम डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी कर सकते हो, तो क्या होगा, वो मिसयूज करेगा अपने पावर को। तो बेसिकली इस पॉइंट का यही मतलब है, अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटपुट इज मिसयूज ऑफ पावर। एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेटर देन अथॉरिटी, अगर देखिए
रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रेटर देन अथॉरिटी क्या होगा, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन एंड इनएफिशिएंसी आएगा। बेसिकली देखिए, अगर सेम एग्जांपल लीजिए, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज़्यादा काम दिया जाए, उसको रूल रेगुलेशन लॉ ऑर्डर सभी चीज़ की जिम्मेदारी दे दी जाए, बट उसको पावर ना दिया जाए कि वो कोई काम करवा सकता है, उसके एक कॉल पे नायब तहसीलदार एसडीएम सब लोग कर सकते हैं, मतलब जो काम बोले वो करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा कोई उसको पावर ना दिया जाए, तो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, इनएफिशिएंसी आ जाएगी उसके अंदर। इसीलिए उसको डीएम को, बेसिकली डीएम को अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सेम सेम। तभी तो डीएम की एक कॉल पे, अगर डीएम चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में कॉल करेगा तो उसको एक कॉल पे जो चीज़ वो मांगना चाहेगा, कोई भी रिपोर्ट होगा, कोई भी फीडबैक होगा, उसको तुरंत मिल जाता है। तभी तो डिस्ट्रिक्ट में एफिशिएंसी आएगी। बेसिकली इसका यही मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा होगा, अथॉरिटी कम होगा, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा, इनएफिशिएंसी आएगा। सो दिस प्रिंसिपल इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस, इसीलिए बताया गया कि जो ये प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैलेंस क्रिएट करेगा, दोनों क्या होंगे, एक बैलेंस में होने चाहिए। नाउ सी द टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए अथॉरिटी के क्या क्या टाइप्स है। बेसिकली वेबर जी ने क्या बताया, मैक्स वेबर ने, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इन्होंने बेसिकली 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी बताई है। सो ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिज्मेटिक अथॉरिटी, लीगल रेशनल अथॉरिटी। बेसिकली ये 3 टाइप के अथॉरिटीज बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू वेबर जी के लिए, वेबर जी के द्वारा। सो व्हाट इज द ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी देखिए क्या होता है कि बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशंस, जो देखिए बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन से जो अथॉरिटीज आती रहती है उसको बोलते हैं हमारा ट्रेडिशनल अथॉरिटीज। एग्जाम्पल देखिए मोनार्की सिस्टम में, देखिए जो मोनार्क में क्या होता है कि जो राजा बनेगा उसका रूल और रेगुलेशन जो भी वो ऑर्डर करे, कमांड देगा, उसको सब फॉलो करेंगे, मानेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा एक प्रकार से ट्रेडिशनल अथॉरिटी ही तो है। और देखिए अगर आप अपने घर में देख लीजिए, अगर आपके घर में कोई बड़ा है, अगर आपको कुछ बोल रहा है काम करने के लिए, तो आप वो काम करते हैं ना। बेसिकली ऐसा तो कभी नहीं बोला कि आप मुझसे क्यों करवा रहे हो। तो एक प्रकार से एक अथॉरिटी क्रिएट हो गई है, मतलब आपके घर में भी देखिए होता है ना कि एक अथॉरिटी, एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर बड़ा हमारा कुछ बोलेगा तो उसको हमें करना है। ऐसा कहीं तो मेंशन है नहीं, बट एक ट्रेंड ट्रेंड में चला आया है अथॉरिटी, तो उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें यही यही बता रही है कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी होती है। एंड सेकेंड वन इज ए करिज्मेटिक अथॉरिटी। करिज्मेटिक अथॉरिटी बेसिकली क्या होता है, किसी के पर्सनल ट्रेट होते हैं, जिसको किसी की पर्सनल क्वालिटीज होते हैं, उस क्वालिटीज को देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसके चीज़ों को मानते हैं। तो क्या होगा, एक प्रकार से देखिए वो ऐसा कहीं तो है नहीं, बट उसके हम एक पर्सनालिटी से, उसके एक इनबिल्ट जो क्वालिटी है उससे हम इन्फ्लुएंस होकर उसके ऑर्डर्स को मानते हैं, वो जो बोलता है उसको मानते हैं। तो क्या होगा, हमारा करिज्मेटिक अथॉरिटी होगा। देखिए बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज, एग्जांपल रिवोल्यूशनरी लीडर्स, देखिए जो हमारे लीडर लोग रहे, महात्मा गांधी, मतलब कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, उनके लोगों को, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, उनके ओपिनियन को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली एक प्रकार से करिज्मेटिक अथॉरिटी हुआ। एंड थर्ड वन इज लीगल रेशनल अथॉरिटीज। लीगल रेशनल अथॉरिटीज क्या है, बेस्ड ऑन लॉ एंड रूल्स, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में देखिए। और जो मैक्स वेबर जी ने मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बताया है लीगल रेशनल को, तो ये पॉइंट ध्यान करना, में एमसीक्यू में आ सकता है कि मैक्स वेबर ने किस अथॉरिटी को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है और वैलिड बताया है, लीगल रेशनल अथॉरिटी। वाई, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन रूल रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं बेस्ड ऑन उसके है जो अथॉरिटीज है। जैसे डीएम की ड्यूटी, किसी भी लोग मान लीजिए किसी भी चीज़ की, पीएम, सेंट्रल सेक्रेटरीट, और हमारे जो भी ब्यूरोक्रेट लोग, उनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके फंक्शन सब कुछ लिखे गए हैं ना, तो जो उसके अकॉर्डिंग जो चलेगा उसको बोलते हैं लीगल रेशनल अथॉरिटीज। सो देखिए बेस्ड ऑन द लॉ एंड रूल्स, जो कि हमारे डोमिनेंट इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी चल रहा है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इसी का डोमिनेंस है, किसका, लीगल रेशनल अथॉरिटीज का। क्यों मोनार्की चली गई, अब डेमोक्रेसी है, तो लीगल रेशनल अथॉरिटी का क्या होगा, डोमिनेंस होगा। दैट्स वाई इट इज से दैट डोमिनेंट इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। एंड नाउ सी द लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। और भी टाइप के अथॉरिटीज हैं, तो देखिए क्या है, लाइन अथॉरिटी क्या है, डायरेक्ट कमांड ओवर सबॉर्डिनेट। डायरेक्ट कमांड ओवर सबॉर्डिनेट अगर होगा तो हमारा क्या होगा, लाइन अथॉरिटी होगा। अगर देखिए कोई भी अगर हमारा सीनियर डायरेक्ट हमें कमांड दे रहा है तो भी एक प्रकार से उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट कमांड दे रहा है, तो क्या होगा, लाइन अथॉरिटी। एक होगा स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, जैसे देखिए
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, ऑक्सिलरी एजेंसी। इसमें क्या होगा, जो लाइन एजेंसी होंगे वो फंक्शनल फील्ड जो होंगे, रियल एग्जीक्यूटिव होगा प्रोजेक्ट का, उसमें इन्वॉल्व होंगे। स्टाफ एजेंसी क्या होगा, उसको असिस्ट करेंगे लाइन एजेंसी को। ऑक्सिलरी एजेंसी क्या होगा, एक बेसिकली हाउस कीपिंग वगैरह असिस्टेंस के लिए होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखिए, जो लाइन अथॉरिटी क्या है, डायरेक्ट कमांड ओवर द सबऑर्डिनेट्स करेंगे, मतलब कि जो रियल ऑपरेशनल चीज होगा वहां पे चलेगा। और स्टाफ अथॉरिटी क्या करेगी, बेसिकली स्टाफ अथॉरिटी का क्या रोल होगा, एडवाइजरी रोल होगा। लाइन अथॉरिटी में एडवाइजरी रोल होगा स्टाफ अथॉरिटी का। और एंड फंक्शनल अथॉरिटी क्या होगा, लिमिटेड अथॉरिटी और स्पेसिफिक फंक्शन होगा। इसके कुछ ही लिमिटेड फंक्शंस होंगे, तो वहाँ पे जो बेसिकली अथॉरिटी होगा परफॉर्म किया जाएगा उसको बोलेंगे हम फंक्शनल अथॉरिटी। नाउ सी अकॉर्डिंग टू एमिटाई इट्जवानी, देखिए अब बेसिकली हमने मैक्स वेबर का देख लिया, मैक्स वेबर के हिसाब से जो हमारे टाइप्स ऑफ अथॉरिटी है उसको देख लिया। फिर दूसरा देखा लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल अथॉरिटी। और यहाँ पे अमिताई इर्जवानी ने भी 3 अथॉरिटी दिए हैं, बेसिकली कोर्सिव अथॉरिटी, नॉर्मेटिव अथॉरिटी, यूटिलिटेरियन अथॉरिटी। देखिए अब हमारा कोर्सिव अथॉरिटी क्या, कोर्सिव अथॉरिटी फियर, देखिए फोर्सफुल जो अथॉरिटी परफॉर्म की जाती है तो उसको बोलते हैं कोर्सिव। तो देखिए क्या है हमारा कोर्सिव अथॉरिटी, बेस्ड ऑन द फियर ऑफ पनिशमेंट लाइक निगेटिव रिवार्ड्स, फिजिकल थ्रेट्स एंड सो ऑन। एंड वेयर एज नॉर्मेटिव अथॉरिटी बेस्ड ऑन एलोकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिंबॉलिक रिवार्ड्स होंगे। जो कुछ मतलब होते हैं ना, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा एक सिंबॉलिक रिवार्ड्स होगा, जो कि जिसे बोलते हैं ना कि बेसिकली कुछ चीज़ें आते हैं जो लिखित में एक होता है ना, थैंक्स बोल रहे हैं और कुछ मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारा क्या होगा, नॉर्मेटिव अथॉरिटी होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, बेस्ड ऑन एलोकेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ सिंबॉलिक रिवार्ड्स। एंड द थर्ड वन इज यूटिलिटेरियन अथॉरिटी, बेसिकली रिवार्ड अथॉरिटी। ये क्या है, बेस्ड ऑन ग्रांटिंग मटेरियल रिवार्ड्स एक्सेप्टेबल टू और डिजायर्ड बाई सबॉर्डिनेट्स, हेंस इट इज आल्सो नोन एज अ रिवार्ड अथॉरिटी। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक मटेरियल रिवार्ड में कुछ चीज़ें ऐसा फिजिकल चीज़ें मिलेंगे, तो इसीलिए बेसिकली इसको रिवार्ड अथॉरिटी बोला गया है। एंड नाउ सी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, क्या क्या सोर्स है जहाँ से अथॉरिटी ली जाती है, मतलब जिसके द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, एम्प्लॉय, उनको पावर दी जाती है, उनको अथॉरिटी दी जाती है, उसके सोर्स क्या क्या हैं। देर आर 3 सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए वो 3 सोर्स क्या है, लॉ है, ट्रेडिशन है, डेलीगेशन है। तो लॉ क्या है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अथॉरिटी मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, इससे भी अथॉरिटी एंड पावर सबको, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको, उनका डिफाइन किया गया है, तो इसीलिए यहाँ से भी हमें अथॉरिटी मिलती है। लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हो गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया, हमारा जुडिशियल डिसीजंस हो गया, इस सब चीज़ों से क्या होगा, अथॉरिटी मिलती है। तो ये भी हमारा एक प्रकार से सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो गया। सेकेंड वन या ट्रेडिशन, ट्रेडिशन जो चीज़ें मैंने बता दिया कि जो ट्रेडिशन चला रहा है कि हमें इल्डर्स का ऑर्डर फॉलो करना होगा, तो ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं ना, तो बेस्ड ऑन ट्रेडिशन से भी कुछ अथॉरिटी मिलती है। सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स, कोड्स एंड वर्क हैबिट। कुछ चीज़ें होगा ना, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो उसके कुछ पहले से नॉर्म्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि इसको फॉलो ही करना है, तो बेसिकली हम पूछते नहीं, उस चीज़ें हम फॉलो करते हैं। एंड थर्ड वर्ड इज डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हायर लेवल से लोअर लेवल को ट्रांसफ़र की जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे एसडीएम डीएम ने कुछ पावर एसडीएम को दे दिया कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करवा सकते हो, तो एसडीएम उनके बिहाफ पे काम करवाएगा, तो क्या हुआ यहाँ पे, डेलीगेशन हो गया। सो दैट इज कन्फ्रेमेंटिंग ऑफ अथॉरिटी बाई हायर टू लोअर लेवल्स। सो ये 3 सोर्स है हमारा, लॉ, ट्रेडिशन, डेलीगेशन, बेसिकली सोर्स ऑफ अथॉरिटी। नाउ सी व्हाट मिलेट से, अकॉर्डिंग टू मिलेट एडमिनिस्ट्रेटर्स नीड सफिशिएंट अथॉरिटी इन द फॉलोइंग 4 एरियाज टू डिस्चार्ज दियर ड्यूटीज इफेक्टिवली। देखिए अब मिलेट जी ने क्या बोला, जेडी मिलेट बेसिकली क्या बोले कि अथॉरिटी क्यों जरूरी है। अथॉरिटी हमारे ऐसे 4 एरिया इन्होंने स्पेसिफिक डिफाइन किए जिसमें अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस मतलब नीड होता है, ताकि उसको इफेक्टिवली वो डिस्चार्ज कर सके अपनी ड्यूटीज को। तो क्या क्या एरियाज हैं 4 जिसमें अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है ब्यूरोक्रेट को, एडमिनिस्ट्रेटर को।
देखिए बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बताया प्रोग्राम अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी है, बजटरी अथॉरिटी है, पर्सनल अथॉरिटी है। अब एक एक करके हम आपको डिफाइन करते हैं कि प्रोग्राम अथॉरिटी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी क्या होता है, बजटरी अथॉरिटी एंड पर्सनल अथॉरिटी क्या होता है। देखिए हमारा प्रोग्राम अथॉरिटी बेसिकली क्या होता है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर किसी भी टास्क का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसका पर्पज खुद से अगर डिसाइड कर रहा है और उसका क्या और स्ट्रक्चर होने चाहिए उस टास्क का, तो हमारा क्या होगा, वो प्रोग्राम अथॉरिटी होगा। टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज ऑफ द एक्टिविटीज दैट इज प्रोग्राम अथॉरिटी। तो बेसिकली प्रोग्राम अथॉरिटी बोला गया कि जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अपने मतलब कोई भी टास्क का ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज डिसाइड करेगा उस समय जो अथॉरिटी की उसको जरूरत होगी, तो बेसिकली उसको क्या बोले यहाँ पे प्रोग्राम अथॉरिटी बोल दिए। और देखिए ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी किसे बोले, देखिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी बेसिकली क्या हुआ, जब कोई भी टास्क हो गया, देखिए टास्क का था ऑब्जेक्टिव अगर और उसका पर्पज क्रिएट करेगा अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर, तो क्या होगा प्रोग्राम अथॉरिटी। वहीं पे उस टास्क का एक ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा टास्क और उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बेसिकली कोई भी टास्क होगा उसमें डिफाइन होगा ना कि उसमें दो दो सुपरवाइजर चाहिए, दो टेक्नीशियन चाहिए, ऐसे से एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा ना उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या होगा, अथॉरिटी की जरूरत होगी। तो ऐसे कामों में अथॉरिटी की जरूरत होगी तो उसको बोले गए हैं ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी। अब देखिए बजटरी अथॉरिटी क्या होगा, अगर देखिए उस टास्क को पूरा करने के लिए वो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर को अथॉरिटी चाहिए कि कितना बजटरी वो उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उस टास्क को पूरा करने के लिए। अगर इसमें वो डिसीजन ले रहा है तो तो क्या क्या बोलेंगे वहाँ पे, उसको बोलेंगे बजटरी अथॉरिटी है उसके पास। एंड नाउ सी द पर्सनल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी क्या है, देखिए अभी मैंने जो बताया ना कि उस टास्क को पूरा करने के लिए 4 सबॉर्डिनेट चाहिए उसको और 6-7 टेक्नीशियन चाहिए और क्लर्क चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें डिफाइन कर रहा है अगर मैनेजर। उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, उनका रिक्रूटमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर मैनेजर डिसाइड कर रहा है तो वहाँ पे भी उसको अथॉरिटी है, तभी तो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो बेसिकली उसको क्या बोले, पर्सनल अथॉरिटी है उसके पास। तो बेसिकली ये देर आर 4 एरियाज अकॉर्डिंग टू जेडी मिलेट वेयर एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड अथॉरिटी टू डिस्चार्ज दियर ड्यूटीज इफेक्टिवली। सो आई होप क्लियर। Now see, following are the two types of organization on the basis of distribution of authority। देखिए यहाँ पे बताया गया कि दो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है उसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को दो टाइप में बांटा गया है। आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ही वेल फेमिलियर हैं। ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड एंड कमीशन टाइप ऑर्गेनाइजेशन। ब्यूरो क्या होगा, ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, जो अथॉरिटी होगी वो सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर वेस्ट होगी, मतलब उसके हाथ में होगा। जैसे होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई हो गया, ये सब ब्यूरो। अगर जो ब्यूरो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या होगा, एक होगा जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, सारा जो अथॉरिटी होगा उसी के पास होगी। तो इसीलिए बोला गया ब्यूरो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब में है, यहाँ पे एक लोग जो एक है सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में दिया गया है अथॉरिटी, तो इसलिए उसको बोला गया ब्यूरो टाइप अथॉरिटी। बेस्ड ऑन देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड किया, तो ब्यूरो टाइप ऑर्गेनाइजेशन हो गया। वहीं पे बोर्ड एंड कमीशन टाइप अगर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, अथॉरिटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में होगा, वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वेस्टेड इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो वो हो गया बोर्ड एंड कमीशन टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे। देखिए अब थ्योरीज, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बेसिकली इसी से एमसीक्यू आइएगा, आप लोग अच्छे से देखिए। बेसिकली इसी से दो दो ऐसे पॉइंट हैं जिस बेसिकली वही पूछेगा और उसी में कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, तो मैं अभी उसको बताता हूँ। देखिए थ्योरीज, एक क्या किसके थ्योरीज है, अथॉरिटी की बेसिकली दो थ्योरीज है। देयर आर टू थ्योरीज ऑफ अथॉरिटीज। तो क्या क्या वो थ्योरीज है, पोजिशनल पोजिशनल थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी है एंड दूसरा है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। ये देखिए एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। देखिए अभी मैं इसको आपको
एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जैसे हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसमें मैनेजर का पोस्ट हो गया, एक कुछ उसके नीचे डिपार्टमेंट्स हेड हो गए, और ये उसके नीचे लोग हो गए, एम्प्लॉय हो गए डिफरेंट डिफरेंट। ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो मैनेजर के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मैनेजर ऑर्डर दे सकता है सारे डिपार्टमेंट को, सारे एम्प्लॉयज को। सो अगर वो अथॉरिटी कैसे, अगर मान लीजिए इस मैनेजर को हम इस कुर्सी, इस चेयर से, मैनेजर के चेयर से हटा दें, अगर नहीं रहेगा, मैनेजर हमारा यहाँ आ गया, अब ये चेयर पे नहीं है, मान लीजिए इससे ऑर्गेनाइजेशन ने हटा दिया, तो क्या ये मैनेजर अब इन सभी एम्प्लॉय को कमांड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बेसिकली क्या है, ये मैनेजर जो ए इंडिविजुअल है, ए मान लीजिए इसका नाम ए है, ये मैनेजर बनेगा इस ऑर्गेनाइजेशन का तभी इसके ऑर्डर्स एम्प्लॉय फॉलो करेंगे, न कि ए के कहने से फॉलो करेंगे। बेसिकली इसका मतलब कि पोजीशन को अथॉरिटी दी गई है, ना कि इंडिविजुअल को दिया जाता है अथॉरिटी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लिए तो सिंपल सी बात है, किसी भी चेयर को जो होगा, उस चेयर को, उसके रैंक को अथॉरिटी दी जाती है, ना कि इंडिविजुअल को अथॉरिटी दी जाती है। तो बेसिकली यही इसी को बताया गया कि क्या है, पोजिशनल थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी होता है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने क्या बोला है, देखिए हेनरी फ्योल जी ने क्या बताया इस पोजिशनल थ्योरी को लेके। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जेक्ट ओबीडियंस। देखिए उसमें क्या होगा, जो हमारा सुपेरियर होगा वो ऑर्डर करेगा, और जो हमारा सबॉर्डिनेट होगा क्या करेगा, उसको ओबीडियंस करेगा, ये पावर दिया जाता है। एंड चेस्टर बर्नार्ड जी ने क्या बोला है, अथॉरिटी डिपेंड्स अपॉन एक्सेप्टेंस बाय सबॉर्डिनेट्स, एक्सेप्टेंस थ्योरी। तो बेसिकली यहाँ पे इनका ये मतलब है कि अथॉरिटी इज द विलिंग एंड अनकंडीशनल कंप्लायंसेस। देखिए वो चेस्टर बर्नार्ड का इसमें आ गया था, सो उनका नहीं, इसमें बेसिकली हेनरी फ्योल एंड मैक्स वेबर जी ने बताया है। सो लेट्स सी व्हाट मैक्स वेबर से। ही से दैट अथॉरिटी इज द लेजिटिमेट डोमिनेशन बेस्ड ऑन बिलीव इन लीगलिटी, ट्रेडिशन और करिश्मा। सो फॉलोइंग हेड्स इन्होंने बताया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, उसके हिसाब से अथॉरिटी है, तो वो भी पोजिशनल होगा। एंड पोजिशन इन हियरार्की, लीगल प्रोविजन होगा, एक्सपर्टाइज होगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट होगा उस, अगर चेयर पे बैठेगा कोई मैनेजर को तो वो एक्सपर्ट होगा। और एक हमारा एक हियरार्की भी हो गई। ये सब चीज़ें बेसिकली मैक्स वेबर जी ने बताया है। सो अथॉरिटी इज द विलिंग एंड अनकंडीशनल कंप्लायंस ऑफ पीपुल रेस्टिंग अपॉन दियर बिलीव दैट it is legitimate for the superior to impose his will on them and illegitimate for them to refuse to the obey। देखिए बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसमें क्या होगा, जो हमारा सुपेरियर होगा उसके पास पावर होगा, उस पर रूल्स है, अथॉरिटी है, मतलब एक लेजिटिमेट है कि वो हमें ऑर्डर दे सकता है, और सबॉर्डिनेट को ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। एंड नाउ सी द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी में क्या बताया यहाँ पे, बेसिकली देखिए बर्नार्ड जी ने, जो चेस्टर बर्नार्ड जी ने रिजेक्ट द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली क्या है, क्लासिकल थ्योरी जो था हमारा, ये पोजिशनल थ्योरी हमारा बेसिकली क्या है, क्लासिकल थ्योरी है। तो इसको क्या बोला यहाँ पे इन्होंने, ट्रेडिशनल इसको बोल सकते हो, ट्रेडिशनल थ्योरी। पोजिशनल क्या है हमारा, ट्रेडिशनल है, क्योंकि देखिए हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, ये सब क्लासिकल थिंकर हैं सब। देखिए ये सब चीज़ें ध्यान देना है, कौन से स्कॉलर ने सपोर्ट किया है तो वो क्या होगा, क्लासिकल होगा। देखिए हेनरी फ्योल जी और मैक्स वेबर जी ने बेसिकली पोजिशनल थ्योरी को डिफाइन किया है, इसीलिए इसको ट्रेडिशनल या क्लासिकल थ्योरीज भी बोलते हैं। सो रिमेंबर, तो एक्सेप्टेंस थ्योरी हमारा क्या है, देखिए बेसिकली बिहेवियरिस्ट लोगों ने बताया है, क्योंकि बर्नार्ड जी है, बर्नार्ड रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। देखिए जो बर्नार्ड जी थे वो, उन्होंने ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, कौन सी थ्योरी को, पोजिशनल थ्योरी को। नाउ ही एडवोकेट द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी चेस्टर बर्नार्ड, सीआई बर्नार्ड जी ने क्या एडवोकेट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को एडवोकेट कर रहे हैं। और लेट्स सी व्हाट इज द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the basis of legitimacy of the superior's authority is the
एक्सेप्टेंस लेंट बाय द सबऑर्डिनेट। देखिए बेसिकली एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी का ये मतलब कि अगर देखिए हमारा सुपेरियर हमें हमें मतलब सबऑर्डिनेट, यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल के लिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ, तो ऐसा मत समझिए कि आप लोग सबऑर्डिनेट ही हैं। तो जस्ट एग्जांपल के लिए है कि अगर सुपेरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है कोई, तो क्या होगा, वो ऑर्डर उसके जो सबऑर्डिनेट उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, ओबे कर रहा है कि उसके भी उस पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली यही होता है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे बेसिकली यही कहने का मतलब है कि वो सबऑर्डिनेट उस ऑर्डर को, उसके अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब उसके लेके एक्सेप्ट कब कब कर रहा है, कब कब नहीं कर रहा है, उसको भी लेके हमारे दो पॉइंट आए हैं। तो क्या है पॉइंट? जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, यही दो पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा इस दो पॉइंट को, क्योंकि बेसिकली यही पूछेगा जोन ऑफ इंडिफरेंस को किसने दिया, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस को किसने दिया। बेसिकली इसमें स्कॉलर के नाम बताने हैं, तो इसमें दो कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहाँ पे हमने राइट भी कर दिया कि ए सुपेरियर कैन एक्सरसाइज अथॉरिटी ओनली व्हेन इट इज एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट। अगर देखिए हमारा सुपेरियर हमें ऑर्डर दे रहा है, तो वो तभी तक तो ऑर्डर देगा जब तक हम उसको मान रहे हैं। ऐसा होगा मैं नहीं मानूंगा तो क्या ही देगा ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने सीआई बर्नार्ड जी ने ये बताया है कि एक एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी होती है, जिसमें हमारा सबऑर्डिनेट उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिकली उसमें उन्होंने बताया कि दो चीज़ें हैं, क्या है, एक जोन ऑफ इंडिफरेंस है, कब कब वो मतलब ये बताया गया कि वो एक्सेप्ट करेगा और कब कब रिजेक्ट करेगा। बेसिकली उसको लेके बताया गया कि जोन ऑफ इंडिफरेंस होता है, एक जोन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। तो देखिए जोन ऑफ इंडिफरेंस को बर्नार्ड जी ने एडवोकेट किया है, रिमेंबर। और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस को साइमन जी ने, हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट ए साइमन। ये पॉइंट रिमेंबर करना, यही एमसीक्यू में मैक्स प्रोबब्ली है, यही पूछेगा। बाकी कंसेप्ट तो आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है। देखिए जोन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब होता है कि इसमें बर्नार्ड जी ने बताया कि अगर कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा है, अगर कोई भी ऑर्डर हमारा सुपेरियर दे रहा है, तो सबऑर्डिनेट उसको तभी तक फॉलो करेगा जब तक एक जोन होगा, कि उसके एक जोन में होगा। मतलब एक यहाँ पे हमारा मान लीजिए सबऑर्डिनेट है, उसका जोन इतना ही है, मतलब उसको इतना ही टास्क करना है, एक उस जोन में अगर वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है तभी वो फॉलो करेगा, अदरवाइज डिसोबे कर देगा। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जोन ऑफ इंडिफरेंस। देखिए जोन ऑफ इंडिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही सेड दैट ऑर्डर्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द सबऑर्डिनेट so long as they fall within this zone. Hence the executive should issue only those order which fall within the zone. और उसमें देखिए जो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें एग्जीक्यूटिव मतलब ऑफिसर, जो हमारा बॉस होगा, बॉस को वही ऑर्डर इशू करना चाहिए जो कि सबऑर्डिनेट के जोन में होना चाहिए। सबऑर्डिनेट के जोन में मतलब कि उसके एक ड्यूटी रोस्टर में होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट को इतना ही ड्यूटी करना है, जो एक प्री डिफाइंड ड्यूटी होनी चाहिए वही बोलना चाहिए, वही ऑर्डर देना चाहिए, ताकि हमारा सबऑर्डिनेट क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे। इसीलिए यहाँ पे बेसिकली बर्नार्ड जी ने यही बताया कि एक जोन ऑफ इंडिफरेंस होगा। आपको जैसे देखिए एक कलर का काम प्री डिफाइंड होना चाहिए। कलर का काम है कि टाइपिंग करना है और क्या करेगा, फाइल को इधर से उधर मूव करेगा डिपार्टमेंट के बीच। कोई ऐसा चीज बोल दिए जो उसको उसके ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉल नहीं करता वो ऑर्डर, तो क्या उसको फॉलो करेगा? नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। इवन उसके बॉस ने, उसके ऑफिसर ने बोला तब पर भी वो क्या करेगा, एक ऐसा टाइम आएगा उसको क्या करेगा, उसको डिसोबे कर देगा। बेसिकली इसीलिए इसको बताया गया कि जोन ऑफ इंडिफरेंस। बर्नार्ड जी ने बेसिकली ये चीज़ें बताई, क्लियर किया कि एग्जीक्यूटिव को वही ऑर्डर देने चाहिए कि जो कि सबऑर्डिनेट के जोन में फॉल करे। दैट्स वाई सबऑर्डिनेट उस ऑर्डर को फॉलो कर सके। तो हर्बर्ट ए साइमन जी ने भी बताया इसको लेके कि एक जोन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि कुछ होता है ना, इम्प्लॉय कुछ एक ही टाइम तक कुछ ऑर्डर को ओबे करेंगे। ऐसा होगा कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसको बहुत ज़्यादा करें तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो बेसिकली इसी को हर्बर्ट साइमन जी ने बताया कि जोन ऑफ एक्सेप्टेंस होता है. So see what Simon said that when the superior exercise authority beyond this zone of acceptance, the subordinate disobey. ऐसा कुछ एक आएगा ना कि ऑर्डर देते देते हम क्या ज़्यादा ऑर्डर दे दिया, ऐसा कुछ ऑर्डर दिए कि एक लिमिट होगा, उस लिमिट के बाद अगर कुछ ऑर्डर आ रहे हैं तो क्या करेगा हमारा सबॉर्डिनेट डिसोबे कर देगा. तो बेसिकली उसको क्या बोले हमारा जोन ऑफ एक्सेप्टेंस. तो अगर जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में है तभी वो हमारा सबॉर्डिनेट उसको फॉलो करेगा, अदरवाइज उसको क्या करेगा डिसोबे कर देगा. तो बेसिकली ये पॉइंट ध्यान रखना कि जोन ऑफ इंडिफरेंस बर्नार्ड जी ने दिया, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस हर्बर्ट ए साइमन जी ने दिया. नाउ सी द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. सी delegation of authority. Delegation means transfer of authority from superior to subordinate. देखिए यहाँ पे हमारा मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को, जो इमीडिएट सबॉर्डिनेट है उसको कुछ अथॉरिटी दे दिया और बोला कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट होंगे उससे जूनियर होंगे उनसे काम करवाओ, उनको टास्क दो. तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे डेलीगेट हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ डेलीगेट हुआ, अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बेसिकली यही मीन्स है. डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपेरियर टू सबॉर्डिनेट. नाउ सी द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. क्या क्या एलिमेंट्स है डेलीगेशन के, क्या क्या कर सकता है. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी को असाइनमेंट जो वो चीज़ें डेलीगेट सकता है. ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को भी थोड़ा मतलब पावर को भी डेलीगेट कर सकता है. एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट कर सकता है कि वो जो उसके नीचे है उनको आप फीडबैक ले सकता है. ये सब चीज़ें. नाउ सी द इम्पोर्टेंट पॉइंट. देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड फुल्ली. देखिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, फुल्ली डेलीगेट नहीं किया जा सकता. देखिए बेसिकली इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ. आप मैनेजर हो, जैसे यहाँ पे देखिए ए ए यहाँ पे मैनेजर है और ए सबॉर्डिनेट है और यहाँ पे और सारे जूनियर्स हैं मान लीजिए. तो एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैनेजर को कोई एक्स काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को दी गई, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें मैनेजर का है. बट मैनेजर क्या करेगा उस टास्क, ये बेसिकली क्या है एक्स टास्क है, उसको क्या करेगा हमारा मैनेजर सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकता है सबॉर्डिनेट को. बट क्या होगा अगर कुछ ऐसा फक ऑफ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, मैनेजर ही होगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को दी गई थी मैनेजमेंट के द्वारा. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि वो डेलीगेट किया जा सकता है बट फुल्ली नहीं डेलीगेट किया जा सकता है. अगर मान लो ये दे के फुल्ली दे दे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टास्क की, तो ऐसा नहीं है. तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट फुल्ली. फाइनल अकाउंटेबिलिटी रिमेंस विद द सुपेरियर. देखिए यहाँ पे यही बताया कि जो फाइनल अकाउंटेबिलिटी होगा, अगर मान लीजिए ये हमारा मैनेजर अपना जो काम मैनेजर को करना चाहिए वो काम वो सबॉर्डिनेट से करवा रहा है, सबॉर्डिनेट तो कर देगा. बट क्या होगा फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, वो किसकी होगी, मैनेजर की होगी. वो उस टास्क को लेके फीडबैक मैनेजमेंट को कौन देगा, मैनेजर ही देगा. इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि फाइनल अकाउंटेबिलिटी रिमेंस विद सुपेरियर. देखिए अब इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देख रहे हैं तो देखिए अगर हमारा डीएम की कोई अगर देखिए डिस्ट्रिक्ट के रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर को जो रिपोर्ट देना होता है हायर अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और डीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट वो क्या करेगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर्स का रिपोर्ट अपने सबॉर्डिनेट जो भी एसडीएम वगैरह एडीएम है उनसे बनवा सकता है. बट वो रिपोर्ट वो खुद ही देगा हायर अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को डीएम ही देगा. ऐसा नहीं कहेगा कि जाइए किसी एसडीएम को वो डिटेल कर देगा कि आप जाके लॉ एंड ऑर्डर का रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को आप पास कर दो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. हाँ उनसे करवा सकता है, रिपोर्ट बनवा सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट फीडबैक वही देगा. बेसिकली इसका यही मतलब है. फाइनल अकाउंटेबिलिटी रिमेंस विद सुपेरियर. नाउ सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन टाइप्स. बेसिकली टाइप्स यहाँ बताया गया है. तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले बता दिया है, फिर अभी बता रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनोट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज. जी आर टेरी सेज, देखिए अब क्या जी आर टेरी जी ने
टेरी जी क्या बता रहे हैं, जी आर टेरी सेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू अचीव द रिजल्ट म्यूचुअली determined by means of participation by his superior and himself. It is different from accountability, which denotes answerability to the superior regarding the completion of the job in accordance with the direction. देखिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहने का मतलब है कि किसी को अगर कोई टास्क दिया गया, ड्यूटीज दिया गया, तो वो उस टास्क को पूरा करने का ऑब्लिगेट होगा, उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बेसिकली उसको बताया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसके क्या क्या टाइप है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा, जो हमारे मिनिस्टर्स होंगे वो अकाउंटेबल होंगे पार्लियामेंट के लिए। ये एक प्रकार से इनकी जिम्मेदारी हो गई। जो हमारे मिनिस्टर लोग हो गए, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट को वो फीडबैक देगा। हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी क्राइसिस होगा, जो भी रिपोर्ट्स होगा, वो मिनिस्टर क्या होगा, अकाउंटेबल होगा, पार्लियामेंट को देगा। तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। नाउ सी द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे ब्यूरोक्रेट्स लोग आ जाएंगे। सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबल टू मिनिस्टर। अब देखिए, अगर हमारा ब्यूरोक्रेट अकाउंटेबल है मिनिस्टर को लेके, पॉलिटिशियन को, तो हमारा वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। नाउ सी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, कोर्ट इन्फोर्स लीगलिटी। तो एक अगर देखिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सब कोर्ट्स होंगे, वो क्या करेंगे, एक लीगलिटी को इन्फोर्स करेंगे। तो क्या होगा, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। एंड एक होगा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या होता है, एथिकल स्टैंडर्ड्स। एक हमारी देखिए जो खुद की एक एथिकल स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं कि हमको ये करना है, तो क्या होगा, हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। एंड एक होगा हमारा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा, एक्सपर्टाइज बेस्ड स्टैंडर्ड्स होंगे। कुछ ऐसे एक्सपर्टाइज बेस्ड होंगे जिसमें मतलब एक प्री डिफाइन होगा, उसमें स्किल होगा, तो उसके भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपर्टाइज बेस्ड स्टैंडर्ड्स होंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायलेमा इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है। देखिए, इन इंडिया सिविल सर्वेंट्स ऑफ टेंस हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट फुल्ली अथॉरिटी। देखिए जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है विदाउट फुल अथॉरिटी। मतलब अथॉरिटी ऐसा नहीं दिया गया कि फुल अथॉरिटी दे दी जाए उनको, मतलब एक उसमें कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल होगा अपने मिनिस्टर को। वो जो काम कर रहा है वैसा भी नहीं, उसको फुल अथॉरिटी दिया गया कि वो अपने पूरी मनमानी करे। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि सिविल सर्वेंट्स ऑफ्टेन हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट फुल अथॉरिटी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डिस्टर्ब बैलेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। देखिए आप सब चीज़ें आप समझ रहे हैं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है, जो कि एक डिस्टर्बेंस करता है बैलेंस में। डेलीगेशन इज लिमिटेड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल कल्चर। अब डेलीगेशन जो हमारे हो गए ये भी लिमिटेड होगा, किसके लिए, जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है उसके लिए। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर फॉर डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है। नाउ सी द क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल व्यू। जो देखिए क्लासिकल व्यू था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसका क्रिटिसिज्म क्या क्या है। देखिए टू मैकेनिकल हो गया। मतलब देखिए यहाँ पे बस केवल जिम्मेदारी, एफिशिएंसी, इस सब चीज़ों की बात की गई है। ह्यूमन एस्पेक्ट को निगलेक्ट कर दिया गया है। वहाँ पे ह्यूमन एस्पेक्ट का मतलब कि इंडिविजुअल की क्या ओपिनियन है, उसका क्या चीज़ें है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें नहीं। यहाँ पे बस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटीज, पावर, इस सब की बातें की गई है। इसलिए यहाँ पे उसको बोला गया कि टू मैकेनिकल। इग्नोर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि वहाँ पे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, इस सबको वहाँ पे कोई जोर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं किया गया, इसलिए वहाँ उसको बताया गया कि इग्नोर्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी टुडे इज नेटवर्क बेस्ड। देखिए अब इस टाइम में क्या हो गया, अथॉरिटी क्या होगा, नेटवर्क बेस्ड। मतलब एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इस सब वाले कल्चर आ गए। मतलब कि बिजनेस जो स्ट्रेटजी थी उस सब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। तो देखिए क्या बोला गया कि इन एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज्ड, मॉडर्न गवर्नेंस एम्फेसाइजेस शेयर्ड अथॉरिटी, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। देखिए जब हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या होगा, बेसिकली मॉडर्न गवर्नमेंट्स में ये सब चीज़ें हो रही है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, एनपीएम, ये सब होने से क्या हुआ, हमारा गवर्नेंस क्या हुआ, थोड़ा मॉडर्न हो गया। अब चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो गई तो उसमें क्या हुआ, जो अथॉरिटी क्या हुई, शेयर्ड हो गई। और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग चीज़ें, ये सब चीज़ें हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं रह गया, ये सब चीज़ें क्या हुआ, शेयर्ड हो गए।
और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी बढ़ गए। अब देखिए हमारे मॉडर्न गवर्नमेंट्स में क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो भी चीज़ें कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा उसको अकाउंटेबल होगा, उसका फीडबैक वो अपने सीनियर को देगा। ये सब चीज़ें आने से क्या हुआ कि अथॉरिटी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, थोड़ा मतलब कि लोअर लेवल पे भी जा गया। नाउ सी अथॉरिटी इन कंटेम्प्रोरी गवर्नेंस। अब देखिए ई गवर्नेंस इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई स्ट्रेंथ अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लिंक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ मीजरेबल आउटपुट, कोलेबरेटिव गवर्नेंस रिड्यूज सेंट्रलाइज अथॉरिटी। देखिए ये सब चीज़ें क्या हुआ जो अभी रिसेंट में चल रहा है, करंट में चल रहा है, कंटेम्प्रोरी है ना, तो उसमें अथॉरिटी को लेके क्या हुआ, ई गवर्नेंस से आने से क्या हुआ, हमारी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई। तो अथॉरिटी क्या हुआ, एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी और चीज़ें क्या हुआ, डाइल्यूट हुआ थोड़ा थोड़ा। अब इससे अथॉरिटी किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ज़्यादा नहीं रह गया, मतलब कि पावरफुल कोई नहीं रह गया उतना। तो ई गवर्नेंस इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें आने से क्या हुआ, चीज़ें क्या हुआ, जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी वो रिड्यूस हुई। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। अथॉरिटी क्या है, हमारा राइट टू कमांड है, एक पावर है जिससे राइट टू कमांड बोल कर रहे हैं। और वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज, कि हमको ड्यूटीज परफॉर्म करने का एक ऑब्लिगेशन होगा। वेयर अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड, देखिए अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, अपवर्ड फ्लो होगा। एंड डेलीगेबल होगा, अथॉरिटी क्या होगा, उसको डेलीगेट कर सकते हैं, नीचे अपने आप को वाले सबॉर्डिनेट को दे सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, डेलीगेट होगा बट कांट बी फुल्ली। और अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी बेसिकली पावर बेस्ड चीज़ें हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ड्यूटी है। सो लेट्स सी द कंक्लूजन। Authority and responsibility are inseparable principles of organization. In modern public administration, the focus has shifted from rigid hierarchical authority to accountable, transparent and participative governance system. देखिए हमारा अब क्या हुआ, देखिए हमारा जो रिगिड जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन था उसमें क्या था, हमारा एक हियरकियल अथॉरिटी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिगिड जो हियरकियल सिस्टम था, अथॉरिटी की स्ट्रक्चर थी, वो सब चीज़ें थी। बट मॉडर्न गवर्नेंस में क्या हुआ, हमारी अथॉरिटी क्या हो गया, अब अकाउंटेबल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया एंड एक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस सिस्टम आया, जिससे क्या हुआ कि अथॉरिटी कोई सेंट्रलाइज नहीं रह गई, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो बेसिकली आई होप आज का टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा भी कह सकते हो, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो इसके मैंने दो पॉइंट्स बताए, जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। जोन ऑफ इंडिफरेंस गिवन बाय सीआई बर्नार्ड, चेस्टर बर्नार्ड, एंड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ एक्सेप्ट गिवन बाय हर्बर्ट ए साइमन। ये दो एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिए। और किस टर्म का क्या मतलब है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली ये टॉपिक में इतना, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप आप बेटर करोगे। सो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।